हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपके एग्जाम में जो है ना, आपके सेक्शन बटे होते हैं ABC करके। तो बी सेक्शन में आपको जो है कुछ मजमून कह लो या फिर विषय कह लो, कंफर्म होता है कि भाई ये सब आना ही आना है, तो हम क्यों ना उसकी पहले से तैयारी कर लें। और ये ख़ास मजमून है जो कि मैं समझाते हुए आपको चलूँगा कि भाई कोई भी टॉपिक पे अगर कोई मजमून या कोई विषय लिखने के लिए आता है तो आप उर्दू में उसको कैसे लिख पाओगे। 200 से 250 वर्ड में होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। और आपके लिए ज़रूरी इसलिए है कि भाई ये आना ही आना है, तो इसको क्या है, प्रैक्टिस करना है, बस एक बार इसको समझ लो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे होंगे जाड़े का मौसम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जाड़े का मौसम, ठीक है। इसमें और भी वर्ड हो सकते हैं जैसे कि सर्द का मौसम, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, जाड़े का मौसम लिखे या सर्द का मौसम लिखे, ठीक है। मौसम सरमा लिखे, ऐसे करके मौसम सरमा लिखे तो भी जा करके आप क्या करेंगे, यानी कि जाड़े का मौसम ही समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये कह रहा है कि जोग्राफियाई एतबार से हिंदुस्तान एक मोतदिल मुल्क है। जोग्राफियाई का मतलब होता है यानी कि इलाकाई लिहाज से, यानी कि ग्लोबलाइज तरीके से अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान क्या है, मोतदिल मुल्क है। यानी कि मोतदिल मतलब होता है बदलता हुआ। तो यहाँ एक ही मौसम नहीं रहता है, बदलता रहता है बार बार। तो यहाँ पर कह रहा है कि मौसम बहार और मौसम खिज़ां। मौसम बहार का मतलब होता है एक अलग सा मौसम होता है, बरसात के मौसम को बोलते हैं। और मौसम खिज़ां जो है पतझड़ के मौसम को बोलते हैं। तो कह रहा है कि मौसम बहार और मौसम खिज़ां जैसे ज़िमनी मौसमों को अगर अलग कर दिया जाए तो हिंदुस्तान में मजमूई तौर पर यानी कि मिला जुला करके 3 मौसम होते हैं। 3 मौसम में क्या है, जाड़े का मौसम, गर्मी का और बरसात का, ठीक है। यानी कि ये 3 बड़े मौसम होते हैं, और भी अलग अलग मौसम होते हैं, लेकिन जो अगर आपसे ये पूछा जाए कितने बड़े मौसम होते हैं तो आपको 3 बताना है, क्या, जाड़ा, गर्मी और बरसात। चलिए अब देखेंगे, आमतौर से जाड़े के मौसम को सबसे अच्छा मौसम तस्वुर किया जाता है। तसव्वुर का मतलब माना जाता है यह मौसम हिंदुस्तान में माह नवंबर में शुरू होकर माह फरवरी तक रहता है। ये यही दीजिएगा आप। वो अलग बात है कि ये मौसम अलग है कि भाई अलग महीने से अब आ रहा है जाड़े का मौसम, बट आप यही रखिएगा, यही दीजिएगा, ठीक है, रहता है। यानी 4 महीने तक जाड़े के करम फरमाई रहती है, यानी कि 4 महीने तक जाड़े का मौसम रहता है। नवंबर और फरवरी महीने में उमूमन यानी आमतौर से हल्की सर्दी पड़ती है, जबकि दिसंबर और जनवरी के महीनों में क्या होता है, सख्त सर्दी पड़ती है, यानी बहुत तेज़ सर्दी पड़ती है। इसमें भी 15 दिसंबर और से क्या है, 15 जनवरी तक शिद्दत का मतलब होता है बहुत तेज़ी से सर्दी पड़ती है। अगर कहा से कुहासा, ठीक है, ये क्या है, कुहासा और सर्द लहर का गलबा हो तो सर्द, फिर जो है सर्दी की शिद्दत का क्या कहना। कहने का मतलब क्या है, अगर खूब तेज़ सर्दी होती है तो उसमें क्या है, कोहरा जिसे बोलते हैं ना, जिसे इंग्लिश में फोग बोलते हैं, यानी कि कुहासा और कोहरा खूब तेज़ बढ़ जाता है सर्दी की वजह से। अब देखेंगे हम लोग, इतना बता दिया, सर्दी कब आती है, क्यों आती है, कैसे कैसे शिद्दत से आती है, ये सब भी बता दिया मैंने। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर लिया, आप भी कर लेंगे। अब देखिए लिखा है कि इंसानी सेहत के लिए जाड़े का मौसम भी बहुत मुफीद होता है। मुफीद मतलब अच्छा होता है। इसमें अमूमन पेट की गर्मी नहीं पड़ती, यानी कि आपने देखा होगा गर्मी के मौसम में क्या है, पेट की गर्मी बहुत ज़्यादा की बीमारी होती है। और अगर कोई बुरी और मोहलिक बीमारी नहीं होती है, बुरी और मोहलिक का मतलब यानी कि आपकी जानलेवा कोई बीमारी इसमें नहीं होती है। आम आदमी इस मौसम में सेहतमंद रहता है, यानी कि एकदम स्वस्थ रहता है। ताहम गरीब लोगों के लिए जाड़े का मौसम तकलीफ देह होता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि भैया अगर अमीर और गरीब की बात करें तो गरीब के लिए बड़ा मुश्किल वाला मौसम होता है, इसलिए कि इसमें क्या है, इसमें यह होता है कि उनके साथ में क्या होता है, बहुत रजाई कंबल नहीं है। ताहम गरीब लोगों के लिए जाड़े का मौसम तकलीफ देह होता है, चूँकि उसके पास सर्दी से बचने के लिए इंतजामात नहीं होते, इसलिए खुले आसमान में रात गुजारना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। गर्मी के मौसम में गरीब आदमी जिसको घर नहीं है कहीं भी रात गुजार लेता है, लेकिन जाड़े के मौसम में ऐसा मुमकिन नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है। सर्दी के मौसम में कोई भी आदमी जाड़े क्या कहते हैं कि बाहर नहीं गुजार सकता अपना दिन, जैसे गर्मी में। उसके बरखिलाफ अमीर लोगों के लिए जाड़े का मौसम बहुत खुशगवार यानी अच्छा होता है, और रातों को गर्म लिहाफों, है ना, रूम हीटर और एयर कंडीशन कमरों में आराम से रहते हैं। मजमूई तौर पर जाड़े का मौसम अमीर लोगों के लिए रहमत और गरीब लोगों के लिए जहमत। जहमत का मतलब होता है मुश्किल। तो ये सारे वर्ड अगर लिख देंगे तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर गर्मी के मौसम के बारे में। देखो दोनों मैंने दे दिया, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, ये दोनों में से कोई ना कोई एक पूछा ही जाता है, तो इसको देख लीजिएगा आप। हमारे मुल्क में गर्मी का आगाज़ का मतलब होता है शुरू माह फरवरी से दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाता है। इस मौसम में धूप की तेज़ी बढ़ जाती है, जिसमें से पसीना आने लगता है। अप्रैल और मई का महीना बहुत गर्म रहता है, ठीक है। बदन झुलसा देने वाली गर्म हवा चलती है। झुलसाना मतलब जला देना।
ये गर्म हवा लू के नाम से मशहूर है, ठीक है ना। जो गर्मी के टाइम में जो गर्म हवा चलती है उसको क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। ओमन लू के ज़माने में बाज़ारों की रौनक दिन के वक्त वीरानियत, वीरानियत मतलब उजड़ा हुआ, और क्या है, सुनामगी बदल जाती है, यानी कि सूना सूना लगता है। तमाम काम शाम तक के लिए मुलतवी हो जाता है। मुलतवी मतलब हटा दिया जाता है कि शाम को करेंगे कुछ भी। स्कूलों में गर्मी की तातील मतलब होती है छुट्टी, तातील हो जाती है। उस मौसम में प्यास शिद्दत हो जाती है, यानी कि शिद्दत से लगती है प्यास। सुराही का ठंडा पानी मरगूब हो जाता है, यानी कि मरगूब मतलब बहुत अच्छा लगता है, और सुराही मतलब वो घड़ा जो होता है। अमीरों के घरों में रेफ्रिजरेटर, कूलर और एयर कंडीशन रूम गर्मी के लिए सामान राहत होते हैं, ठीक है। इस मौसम में जानवरों और परिंदों को भी पानी की सख्त ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में हैज़ा, चेचक जैसे अमराज अक्सर फैलते हैं। कुदरत का इंतज़ाम भी अजीब व गरीब है। गर्मी के मौसम में आम, लीची, तरबूज, खरबूज, खीरे, ककड़ियाँ जैसे उम्दा फल भी क्या करते हैं, खाने को मिलते हैं, ठीक है। उसी के साथ में तुम ये भी दर्शा सकते हो खुशबूदार फूल जैसे जूही, है ना, चमेली, इस तरह के फूल देखने के लिए मिलेंगे। दिन की तपिश के बाद गर्मी की शाम बड़ी खुशगवार होती है। शरबत और लस्सी में बर्फ़ का इस्तेमाल क्या कहते हैं कि मज़े को दो बाला कर देता है, यानी कि दोगुना मज़ा देता है। तो इस तरीके की चीज़ें देखेंगे आप यहाँ पे। आप फल फ्रूट के बारे में लिख सकते हैं, आप क्या कहते हैं कि सब्ज़ी के बारे में लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें लिखेंगे। तो क्या हो गया, मौसम सर्दी और मौसम गर्मी, इन दोनों के बारे में बता दिया। ईद के बारे में भी बहुत पूछा जाता है, कुर्बानी और फिर ईद उल फित्र, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर तुमको याद क्या रखना है। एक तो वर्ड आ जाएगा ईद कुर्बान, ठीक है ना। उसके अलावा क्या आ सकता है, एक वर्ड आ सकता है आपके लिए ईद उल अजहा, ठीक है ना। क्या आ सकता है, ईद उल अजहा आ सकता है, ठीक है। ऐसे ईद उल अजहा वर्ड आ सकता है। तो ये देख लीजिएगा आप अच्छे तरीके से, कोई भी वर्ड आए आपको बकरीद के बारे में ही लिखना है। ईद उल अजहा के माने भी बकरीद के होते हैं। देखेंगे यहाँ पे कह रहे हैं कि कुर्बान, ईद कुर्बान जो है मुसलमानों के बड़े त्योहारों में से एक है, ठीक है। दो ही बड़े त्यौहार होते हैं। इस्लाम ने मुसलमानों को खुशी मनाने के दो मौके दिए हैं। एक क्या होता है, एक होता है ईद जिसे ईद उल फित्र भी बोलते हैं, दूसरा क्या होता है बकरा ईद, जैसे ईद कुर्बान भी बोलते हैं, ईद उल अजहा भी बोलते हैं। सारी दुनिया में मुसलमान ईद कुर्बान को काफ़ी जोश खरोश से मनाते हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की याद में मनाया जाता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को खुदा के हुक्म से अलामती तौर पर कुर्बान कर दिया था, ठीक है। इस तरह से आप लिखेंगे, यह अमल अल्लाह ताला को पसंद आया, उसे त्यौहार की शक्ल में क़यामत के लिए ज़िंदा कर दिया, क़यामत तक के लिए ज़िंदा कर दिया। ये त्यौहार हर साल इस्लामी माह का मतलब महीना ज़ुल्हिज्जा के 10, 11, 12 तारीख़ों को 3 दिनों तक मनाया जाता है। कितने दिनों तक, 3 दिनों तक मनाया जाता है। उसके अलावा देखेंगे यहाँ पर इस त्यौहार में हर साल निसाब मुसलमान जानवरों को साहिब निसाब का मतलब होता है जिनके पास उतना पैसा है कि उस पर कुर्बानी वाजिब हो, ठीक है। साहिब निसाब मुसलमानों को कुर्बानी करते हैं, ठीक है, जानवर की कुर्बानी करते हैं। और क्या होता है कि और कुर्बानी के गोश्त खुद भी खाते हैं, पड़ोस, रिश्तेदार और गरीबों में तकसीम करते हैं। आपको पता है 3 हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। और ईद कुर्बानी के दिन में ईद कुर्बान की 2 रकात वाजिब नमाज जमात के साथ में अदा करते हैं और नमाज के बाद दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। ईद कुर्बानी को ईद उल अजहा भी कहते हैं, देखो ये याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी कहेगा ईद उल अजहा पे लिखे तो आप परेशान मत होइएगा। ईद कुर्बान हमें इशारों कुर्बानी और इज्तिमाइयत का दर्स देता है। ईद कुर्बानी हमें क्या सिखाता है कि भैया हमें एक दूसरे के साथ में कुर्बानी देनी चाहिए, यानी कि एक दूसरे के लिए काम आना चाहिए, ठीक है। उसी के साथ में ये पूछा जाता है कि ईद उल फित्र के बारे में भी लिखो आप, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो कि मज़हब इस्लाम में मुसलमान को जश्न मनाने के कितने मौके, 2, एक है ईद भी और दूसरा ईद उल फित्र, और इसको ईद और ईद उल फित्र दोनों बोलते हैं, ठीक है। अहम तरीन त्यौहार है। इस दिन सारी दुनिया के मुसलमान खुशियां मनाते हैं और जमात के साथ में ईद उल फित्र वाजिब नमाज 2 रकात अदा करते हैं ईदगाह पे जाके, है ना। ईद हमें खुशी, मोहब्बत और इत्तिहाद का मतलब होता है मिलना जुलना का क्या कहता है, पैगाम देता है, दर्श देता है। ईद उल फित्र दरअसल रमज़ान के 30 रोज़े की तकमील मतलब मुकम्मल की खुशी में खुदा की तरफ से इनाम है, यानी कि हमें तोहफा दिया गया है। इसी इनाम में अल्लाह ताला ने मुसलमान को ईद का जश्न या जश्न मतलब क्या कहते हैं त्यौहार का मौका फराहम किया, यानी कि दिया गया है। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान रोज़ा नहीं रखता है वो हमारे ईदगाह ना आए, यानी कि रोज़ा को अहमियत दी है कि भाई ईद के जो है, ईद से पहले जो रोज़े होते हैं उसे रोज़ा रखा जाए, ठीक है। ईद के दिन हम सुबह सवेरे जागते हैं, फजर की नमाज गुस्ल से फारिग होकर के नए कपड़े पहनते हैं, खुशबू लगाते हैं और ईद उल फित्र की 2 रकात नमाज अदा करते हैं, इमाम खुतबा सुनते हैं और दूसरे से गले मिलते हैं, ईद मुबारकबाद देते हैं और हंसे खुशी और अपने घर लौट आते हैं। ईद के दिन साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर क्या होता है, सदका फ़र्ज होता है, वो सदका करे, गरीबों को वाजिब होता है।
बेहतर है कि ईदगाह जाने से पहले ही सदका अदा कर दिया जाए ताकि हमारे गरीब भाई भी ईद की खुशी में शामिल हो जाएं। ये सारे वर्ड आप जो है उठा करके प्रैक्टिस कर लेंगे। देखो एक छोटा सा यहाँ भी मैंने मौसम सरमा बता दिया है, लेकिन आपको ये अच्छा लगे तो ये भी आप अपना प्रैक्टिस में लिख लोगे अपनी कॉपी पर। योम आज़ादी जो है ये भी लिख सकते हो आप, 15 अगस्त के बारे में भी लिख सकते हो, और ईद उल फित्र के बारे में पहले भी बता दिया, यहाँ भी मैंने छोटा सा दे दिया है, वो भी लिख सकते हो। उसके अलावा क्या है, आप हो सकता है कि देखो भाई जनवरी जो चल रहा है आपका जो है, फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो हो सकता है 26 जनवरी के बारे में पूछ ले, तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। 26 जनवरी के बारे में भी देख लीजिएगा। उसके अलावा कभी कभी कुतुब खाने के ऊपर लिखा जाता है कि भैया कुतुब खाना आपके लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है यहाँ पर दे दिया है ज़ाती कुतुब खाना, और दूसरा अवामी कुतुब खाना होता है जिसमें सब जा कर के पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। उसके अलावा सैलाब के ऊपर जो है हर बार मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा जाता है, सैलाब पूछ लेगा, बाढ़ पूछ लेगा, सैलाब से तबाही पूछ लेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कैसे लिखेंगे, जब काफ़ी बारिश हो जाती है, उसका पानी नदी नाला दरिया में बह जाता है, तो उसी का नाम सैलाब है या बाढ़ कहते हैं उसको। क्या, जब बारिश होती है नदी नाले का पानी बाहर निकल के बहने लग जाता है, उसको क्या कहते हैं, सैलाब कहते हैं। लफ्ज़ सैलाब सेल और आपसे मिलकर के बना है, किससे, सेल और आपसे मिलकर के बना है। पहाड़ों के बर्फ़ के पिघलने और ज़्यादा बारिश होने से भी सैलाब आ जाता है। सैलाब से फ़ायदे और नुकसान दोनों ही होते हैं। सैलाब से फ़ायदा ये है कि आसपास की मिट्टी क्या होता है, उपजाऊ हो जाती है, यानी कि अच्छी हो जाती है, जिससे फसल अच्छी हो जाती है, चूँकि सैलाब के ज़रिए लाई हुई मिट्टी बड़ी जरखेज़ का मतलब होता है जिससे कि फसल अच्छी उगे। सैलाब से नुकसानात भी होते हैं, इससे आबादी की पानी डूब जाती है, और फिर दोनों माल का भी नुकसान होता है, जान और माल का भी। जान मतलब आदमी मर जाते हैं, और माल का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी कि दौलत। उसके अलावा इससे आबादी पानी में डूब जाती है और जानो माल दोनों नुकसान होते हैं। सैलाब की वजह से लोग बेघर भी हो जाते हैं, जिन्हें सैलाब के दौरान दरख्तों नीचे टेलों पर पनाह मतलब जगह लेनी पड़ती है। खेतों की फसलें बर्बाद हो जाती है, मवेशी भी मरने लगते हैं, और फिर सैलाब के बाद में तरह तरह की बीमारियां भी फैल जाती है। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप लिख देंगे तो आपको बहुत बेहतर नंबर मिलेगा। ग्लोबल वार्मिंग पर मैंने देखा है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ग्लोबल वार्मिंग भी एक आप जो है यहाँ से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा। ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है, जोग्राफियाई इस्तिलाह है, यानी कि जोग्राफियाई ग्लोबल वार्मिंग किसको बोलते हैं, यानी कि जोग्राफियाई यानी कि ग्लोबल के हिसाब से, यानी कि हमारा जो खित्ता है, हमारा जो इलाका है, जैसे बिहार का ग्लोबलाइजेशन अलग है, ठीक है ना, जैसे कश्मीर का अलग है, तो इस तरह से बोल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग एक क्या है, जोग्राफियाई इस्तिलाह है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग हम किसे बोलते हैं, भूगोल के एक तरीके को बोलते हैं। जैसे उर्दू में तमाज़त अर्जी या फिर आलमी हिद्दत कहते हैं। उर्दू में क्या कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, क्या कहते हैं कि तमाज़त अर्जी, क्या बोलते हैं, तमाज़त अर्ज़ी या आलमी हिद्दत बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को। इसका मतलब रोए ज़मीन पर गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है आसान भाषा में, कि गर्मी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, गर्मी का शिद्दत से ज़्यादा बढ़ जाना हम ज़मीन के बाशिंदे मतलब रहने वाले के लिए नुकसानदेह होता है। ग्लोबल वार्मिंग ना सिर्फ ये ज़मीन आबो हवा को मुतासिर करता है, मुतासिर का मतलब होता है प्रभावित करना, बल्कि इंसानी सेहत को भी बहुत नुकसान पहुँचाता है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज तरह तरह की बीमारियाँ पैदा होती है, जैसे कि आपको कोरोना वायरस से भी सामना होना पड़ा है। इसलिए ग्लोबल वार्मिंग एक कैसा है, एक जोग्राफियाई मसला है। जोग्राफिया यानी कि पूरे दुनिया के हिसाब से सभी के लिए एक बड़ा सा मसला है ये, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो आलमी सतह पर एक चैलेंज बनकर उभरा हुआ है। और देखो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा, आलमी सतह पर मसला है या फिर इनफरादी, तो आप क्या कहेंगे, आलमी, यानी कि दुनिया भर का ये पूरा मसला है, और ये इंतहाई संगीन मसला भी बन गया है। जोग्राफियाई का कहना है कि गुज़िश्ता 4 दहाइयों से हमारी ज़मीन का दर्ज हरारत क्या है, बतदरीज का मतलब कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। उसके औसत इजाफा को ही हम जोग्राफियाई ज़बान में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। औसत इजाफा यानी कि एक मिडिल लेवल पे जब देखा जाए कि भाई कितना बढ़ रहा है, ठीक है, उसको औसत इजाफा बोलते हैं। इजाफा मतलब बढ़ना। इस आलमी मसले से निपटने के लिए सारी दुनिया के साइंसदान मुतफक्किर है, यानी कि फ़िक्रमंद है, और उस मसले को हल करने के लिए गौर व फिक्र में मसरूफ़ है। बाज़ तरक्की याफ्ता ममालिक ने तो उसकी मुमकिन हद तक इक़दामात भी किए हैं, यानी कि बहुत से मुल्कों ने अपने अपने तरीके भी निकाल लिए कि भैया बचना कैसे है इससे। ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह ग्रीन हाउस की गैसों के असरात है। ये पूछा जाता है ग्लोबल वार्मिंग के बुनियादी वजह क्या है, तो क्या है ये, ग्रीन हाउस के गैसों के असरात, यानी कि इफ़ेक्ट है, प्रभाव है। कारखानों का बेशुमार बहुत ज़्यादा मामूली इजाफा भी है। ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे पर पेड़ पौधे रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जा रहे हैं, जिस वजह से बढ़ रहे। तरह तरह के मकदार को कम करना होगा। जंगलों और दरख्तों के ताल्लुक से दो सतह पर तहरीक चलाना होगा। एक ये कि जो मौजूदा जंगलों के कटने से सख्ती से साथ में रोकना होगा कि भाई जंगल मत काटो। दूसरा ये कि ज़्यादा से ज़्यादा
पेड़ लगाना होगा, इससे जाकर के क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ तक भी लिख देंगे, इधर आगे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कहाँ तक लिखेंगे, पेड़ों को लगाने की तहरीक चलाना होगा, है ना। तहरीक क्या है, तहरीक की शक्ल में चलाना होगा, ऐसे लिख सकते हो आप। उसके बाद में ये लिख दोगे, चलाना होगा। इतना लोग लिख दोगे, आपको बहुत बेहतर नंबर मिल जाएगा, आपका एक नंबर भी कोई नहीं काटेगा, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, इसलिए कि बहुत कम लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, मेहनत तो लगती ही लगती है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।